Hello students, this is Arpit Gupta from शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। स्टूडेंट्स, आज हम हमारा कक्षा 11 का जो चौथा अध्याय है जिसका नाम है व्यावसायिक सेवाएं, उसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, आपने जब भी व्यवसाय या व्यापार के बारे में सुना होगा तो व्यापार की कुछ क्रियाएं होती हैं। व्यापार करने के लिए सबसे पहले हमें कच्चा माल खरीदना पड़ता है। उसी कच्चे माल को अंतिम रूप देते हुए उपभोक्ताओं को उसका वितरण किया जाता है। अगर व्यापार या व्यवसाय की बात की जाए तो उसको सुचारू रखने के लिए कुछ सेवाओं की ज़रूरत होती है, जैसे बैंकिंग, पैसा जमा करने के लिए, बीमा, सारी चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए, परिवहन, माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, भंडार, माल को सुरक्षित रखने के लिए सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। इन सारी सेवाओं को व्यापार की सहायक क्रिया भी कहा जाता है। अगर व्यावसायिक सेवा का अर्थ की बात करें तो व्यावसायिक सेवा का अभिप्राय उन सेवाओं से है जो व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने में सहायक होती हैं। जैसे हमने पहले भी बात करी, बैंकिंग, बीमा, यातायात, संग्रहण एवं संदेहवाहन व्यवसायिक सेवाओं की प्रकृति। व्यवसाय सेवाओं की प्रकृति के बारे में अगर बात की जाए तो इनके कुछ पॉइंट्स होते हैं। पहली चीज़, अदृश्यता। सेवाओं को महसूस किया जा सकता है, सेवा का लाभ उठाया जा सकता है, लेकिन सेवा को ना तो देखा जा सकता है और ना छुआ जा सकता है। भिन्नता। इसका अर्थ यह है कि विभिन्न ग्राहकों की मांग एवं आशाओं में अंतर होता है। कुछ लोग नए नए मोबाइल में रुचि रहती है। अगर महिलाओं की बात किया जाए तो उनकी रुचि जैसे ब्यूटी पार्लर की सेवाओं में, नए नए वस्त्र खरीदने में, ऐसी सेवाओं में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी होती है। आगे बात की जाए तो अप्रतिक्रियता। इसका मतलब क्या होता है? सेवा का उत्पादन एवं उपभोग एक साथ हो सकता है। जैसे एटीएम और बैंक क्लर्क को हटा दिया गया, परंतु ग्राहक पैसा निकालने वाला आवश्यक होना चाहिए। इसका मतलब जिसको सेवा प्रदान की जा रही है उस व्यक्ति का होना आवश्यक है। स्कंद की हानि। सेवा को भावी उपयोग के लिए संग्रह करके नहीं रखा जा सकता। इसका मतलब इसको हम समझ सकते हैं रेल यात्रा से। जब आपने अपनी रेल यात्रा के लिए बुकिंग कराई होगी या फिर टिकट खरीदा होगा तो उस टिकट को तो संभाल के रखा जा सकता है आपकी यात्रा की तिथि तक, लेकिन जिस तिथि उस टिकट में लिखी हुई है उसी दिन आपको यात्रा करनी पड़ेगी। उस यात्रा को आगे के लिए संभाल कर रखा नहीं जा सकता। अगर आपने उस सेवा का लाभ नहीं उठाया तो वह सेवा आगे भविष्य में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। संबंध या ग्राहक भागीदारी। सेवाओं के सदुपयोग की प्रक्रिया में ग्राहकों की भागीदारी आवश्यक होती है। जैसे कोई भी ग्राहक अपनी आवश्यकता के अनुसार सेवा में सुधार करवा सकता है। देखिए, होता क्या है, जब भी हमने कोई सेवा ली होती है तो जो भी ग्राहक होता है वो अपने फीडबैक देता है और ये बोलता है कि ये सेवा अच्छी थी या नहीं थी, या इस सेवा को किस प्रकार सुधारा जा सकता है। सेवाओं की अगर प्रकार की बात की जाए तो पहला आता है सामाजिक सेवा। अगर ऐच्छिक रूप से सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली सेवाएं, जैसे शैक्षणिक सुविधाएं, एनजीओ द्वारा दी गई सेवाएं। एनजीओ मतलब ऐसी गैर सरकारी संस्था जो लोगों की भलाई के लिए काम करती है। अगली बात की जाए तो वो होती है व्यक्तिगत सेवाएं। ये सेवाएं जिनको भिन्न ग्राहकों द्वारा भिन्न तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे पर्यटन सेवा, जलपान गृह। अब देखिए, होता क्या है, व्यक्तिगत सेवाएं हम हमारी ज़रूरतों के हिसाब से मांगते हैं। अब जैसे हम पर्यटन करने गए तो कुछ लोगों का मकसद होता है वहाँ की घूमना, नई नई जगहों को देखना। कुछ लोगों का मकसद होता है खरीदारी करना, अलग अलग जगह के अलग अलग वेशभूषाएँ, वस्त्र, आभूषण खरीदना। तीसरी चीज़ होती है व्यावसायिक सेवाएं। वे सेवाएं जिन्हें व्यावसायिक संस्था द्वारा अपने कार्यों के संचालन के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे हम बात करें इंश्योरेंस कंपनी की या फिर बीमा कंपनी की।
बीमा कंपनी को अपना व्यवसाय करने के लिए लोगों से पैसे की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए अलग अलग प्रकार की वस्तुएं, अलग अलग प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं। जैसे आपने अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ा होगा, तो उन पॉलिसीज़ में हमें क्या करना पड़ता है, प्रीमियम जमा करना पड़ता है। उसी प्रीमियम से जो हमारी इंश्योरेंस या बीमा कंपनी है उसका व्यवसाय सुचारू रखा जा सकता है। अगर बैंक के अर्थ की बात की जाए तो दरअसल बैंक का अभिप्राय ऐसी संस्था से होता है जो मुद्रा के लेन देन करती हैं। ये संस्था लोगों के रुपए अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करती है और उनका इस्तेमाल ऋण देने में करती है। व्यावहारिक बैंकों का अगर कार्य की बात की जाए तो प्राथमिक कार्य होता है जमा स्वीकार करना। बैंक का प्रमुख कार्य जनता से जमा को स्वीकार करना होता है। इसके लिए अलग अलग प्रकार के खाते खोले जाते हैं, जैसे निश्चितकालीन खाता, चालू जमा खाता, बचत जमा खाता, आवर्ती जमा खाता और बहुकल्पी जमा खाता आदि खोलने की सुविधाएं ये बैंक हमें प्रदान करते हैं। दूसरा कार्य होता है ऋण देना। बैंक हमें ऋण देने का काम करती है जिस हिसाब से हमारी ज़रूरत होती है। जैसे हमारी ज़रूरत कम पैसे की होगी, व्यापारी लोगों की ज़रूरत ज़्यादा पैसे की होगी, तो जिस भी व्यक्ति की जिस हिसाब से ज़रूरत होती है बैंक उसको उसके हिसाब से ऋण प्रदान करता है। बैंक की कुछ द्वितीयक कार्य भी होते हैं, जैसा एजेंट। बैंक हमारे तरफ से चेक इशू करता है, किराया वसूलने का काम करता है, ब्याज इत्यादि एकत्रित करने का काम करता है। बैंक अपने ग्राहकों से भिन्न प्रकार के प्रतिभूतियों की जानकारी प्राप्त करके उन्हें खरीदना व बेचने का काम करता है। प्रतिभूति अगर हम समझें तो ये किसी भी उद्यम के ऐसे अंश होते हैं जिनकी मदद से पैसा एकत्रित किया जाता है। देखिए, जब भी हमें व्यापार या व्यवसाय चलाना है और पैसे की ज़रूरत है लोगों से, तो हमें अंश बेचने पड़ते हैं, उन्हीं को ही अनुभूति कहा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपया भेजना। देखिए क्या होता है, आपने अपने स्कूल में फ़ीस भरी होगी, आपने स्कूल में पैसा ट्रांसफ़र किया होगा अकाउंट में। अब होता क्या है कि जब आप अपने बैंक को ऑर्डर देते हैं कि भाई इस खाते में इतने पैसे जमा करने हैं, तो आपके खाते में से वो अमाउंट काट लिया जाता है, वो पैसा काट लिया जाता है और बताए गए ग्राहक के अकाउंट में वो पैसा जमा कर दिया जाता है। सामान्य उपयोगिता की सेवाएं, जैसे बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर सुविधा उपलब्ध कराता है जिसमें हम हमारी कीमती वस्तुएं रख सकते हैं। बैंक अपने ग्राहकों को यात्रा में जाते समय नगद राशि ना ले जानी पड़े उसके लिए भी सुविधाएं देता है, जैसे यात्री चेक। यात्री चेक वो चेक होते हैं जो किसी भी स्थान पर जाकर कैश में तब्दील किए जा सकते हैं। बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की सूचना देश विदेश के व्यापारी को देता है। देखिए, जो भी व्यापारी दूसरे देश में बैठा है उसे तो हमारे बारे में नहीं पता। अगर हमने व्यापार में कोई घोटाला किया होगा, कोई घपला किया होगा, तो हो सकता है उस व्यापारी को नुकसान हो जाए। तो हमारी आर्थिक स्थिति बताने का कार्य भी ये बैंक करते हैं। बैंक अपने ग्राहकों को बैंक ड्राफ्ट से भुगतान करने की सुविधा या आदेश भी जारी करते हैं। बैंक खातों की अगर प्रकार की बात की जाए तो पहला आता है निश्चितकालीन जमा खाता। ये एक ऐसा खाता होता है जिसमें पैसा एक निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है। उसके बाद ग्राहक अगर चाहे तो पैसा निकाल भी सकता है। जितने लंबे समय के लिए पैसा जमा किया जाएगा उतना ही ज़्यादा ब्याज दर दिया जाएगा। चालू जमा खाता, ये खाता मुख्यतः व्यापारी वर्गों के लिए खोला जाता है। इन खाते में कितनी बार भी पैसा जमा किया जा सकता है व निकाला जा सकता है। इन खातों में कोई भी ब्याज आपको नहीं दिया जाता। अगला आता है बचत जमा खाता। ये खाता छोटी छोटी बचतों के लिए खोला जाता है, उनको प्रोत्साहन करने के लिए खोले जाते हैं। इन खातों में बैंक ब्याज भी देता है, हालांकि ब्याज की दर बहुत कम होती है। अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो ये ब्याज दर है 3.5%। आवर्ती जमा खाता, इस प्रकार के खातों में जमाकर्ता एक निश्चित समय तक प्रतिमास एक निश्चित राशि जमा करता है। अवधि पूरी हो जाने के बाद ये जो पूरा जमा पैसा है वो निकाल लिया जाता है। ये जो पैसा है इस पे ब्याज दर भी
मिलता है और इस पे जो ब्याज दर दिया जाता है वो ज़्यादा दर से दिया जाता है। अगर आगे की बात की जाए बहुकल्प जमा खाता, ये खाता बचत खाता एवं मियादी जमा खाते का मिश्रण होता है। इसके अंतर्गत खाताधारक के निर्देश के अनुसार उसके बचत खाते में पड़ी धनराशि एक निश्चित सीमा के बाद मियादी जमा में परिवर्तित कर दी जाती है। देखिए समझते हैं इसको। उदाहरण के तौर पे आपने किसी भी जने को 1 लाख का चेक दे दिया। अब आपके खाते में जो आपका जमा या मियादी खाता था उसमें सिर्फ 50,000 रुपये ही पड़े थे। तो क्या करती है बैंक, आपका जो बकाया 50,000 है उसको आपकी खाते में दे दिया जाता है और जो मियादी खाता है उसमें से वो पैसा कम कर दिया जाता है, जिससे आपका चेक जो डिसऑनर होना था, जो आपका चेक वापस से आना था, रिटर्न होना था, उससे आप बच जाते हैं और बैंक की जो पेनल्टी आपके ऊपर लगने वाली थी उसको भी रोका जा सकता है। इन खातों पे दरअसल ऊंची दर से ब्याज दिया जाता है। इसमें चेक होने का जोखिम, मतलब चेक डिसऑनर होने का या फिर अनदान होने का खतरा जो होता है वो ख़त्म किया जा सकता है। अन्य बैंकों की सेवा की बात की जाए तो जैसा कि हमने पढ़ा, ऋण बैंक हमें देती है। बैंक ओवरड्राफ्ट, इसका मतलब क्या है, जितना पैसा हमारे खाते में है उससे ज़्यादा निकालने की सुविधा भी बैंक हमें प्रदान करती है, जिसे बैंक ओवरड्राफ्ट बोला जाता है। ये कुछ निश्चित व्यापारियों को सुविधा दी जाती है जनरली, या फिर सामान्यतः अगर बात की जाए तो जमा खाता पे ये सुविधा या आम जनता के लिए ये सुविधा बैंक के द्वारा नहीं दी जाती। नकद उधार, बैंक हमें ओवरड्राफ्ट जैसी एक व्यवस्था, इसके अंतर्गत खाताधारी किसी भी मूर्त संपत्ति के जमावट पर अपने खाते में जमा धनराशि से अधिक निश्चित सीमा तक रुपए निकाल सकता है। अगली बात की जाए तो बिलों में कटौती, दैट मीन्स कि वाणिज्य बैंक व्यावसायिक फर्मों को उनके विभिन्न पत्रों, प्रतिज्ञा एवं कटौती के द्वारा भी ऋण प्रदान करती है। बैंक द्वारा ऐसे दस्तावेजों का भुगतान कटौती पर यानी अंकित मूल्य से कम पर दिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि भाई बैंक एक डॉक्यूमेंट, एक आपको एक अंश दे देगी, जिस टाइम आप उनकी खरीदी करेंगे तो उनकी जो मूल्य लिया जाएगा वो काफ़ी कम लिया जाता है और उसको निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है। अवधि पूरी होने के बाद उसका अंकित मूल्य आपको वापस कर दिया जाता है। बैंक ड्राफ्ट, जैसा कि हमने पढ़ा कि बैंक अपने खाते में से एक चेक की तरह एक डॉक्यूमेंट इशू करती है और उसको उसी बैंक की पूरे विश्व में जहाँ पे भी ब्रांच होगी वहाँ पर उसका भुगतान किया जा सकता है। बैंकर्स चेक अथवा भुगतान आदेश, ये बैंक ड्राफ्ट की भांति ही होता है। दूसरे शब्दों में ये एक ऐसा बैंक ड्राफ्ट होता है जिसका भुगतान केवल उसी शहर में, जिस बैंक का दूसरी ब्रांच उसी शहर में होगी, शाखा उसी शहर में होगी, वहीं पे उसका भुगतान किया जाएगा। आगे बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाएं, जैसे हम ई बैंकिंग सेवाएं भी कहते हैं, ये हमारे कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से और 24 घंटे इन सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है। मुख्य बैंकिंग सेवाएं इस प्रकार हैं। पहली चीज़ अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, इस प्रणाली से इंटरनेट के माध्यम से रुपए एक खाते से दूसरे खाता में हस्तांतरित किए जा सकते हैं या फिर भेजे जा सकते हैं। दूसरा, हमने पहले भी बात करी, स्वचालित टेलर मशीन, जिसे एटीएम भी कहते हैं। इसमें ग्राहक अपना पर्सनल आइडेंटिटी नंबर, ये जिसे हम पिन भी कहते हैं, टाइप कर कर रुपए निकाल सकता है। वो पैसा उसके खाते से स्वतः ही कम कर दिया जाता है। आगे बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र प्रणाली, इसका मतलब क्या हो गया कि इस प्रणाली के अंतर्गत इंटरनेट के माध्यम से रुपए एक खाते से दूसरे खाते में भेजे जा सकते हैं। आगे बात करें तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, जिसे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण भी कहा जाता है। इस कोष में हस्तांतरण का अत्यंत सुरक्षित व विश्वसनीय, तेज व मितव्ययी साधन है। इस योजना के अंतर्गत दो पक्षों के मध्य कोष का हस्तांतरण किया जा सकता है। इसमें सोमवार से शुक्रवार 6 बार, जैसे सुबह 9:30 बजे, 12 बजे, दोपहर 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे तथा शनिवार के दिन 3 बार 9:30 बजे,
10:30 बजे व दोपहर 12 बजे कोष का हस्तांतरण किया जा सकता है। ई बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकों से ग्राहकों को क्या लाभ हुआ कि ये 24 घंटे 365 दिन सुविधा का लाभ लिया जा सकता है। अब बैंक खुलने का हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बैंकों को क्या लाभ हुआ कि डाटाबेस जितना भी रिकॉर्ड था अब हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से वो डाटा खुद ही बन जाता है। ये बैंकों को प्रतियोगात्मक लाभ प्रदान करती है, इसका मतलब नई नई सेवाएं प्रदान करने में लाभ करती हैं। ये बैंकों को असीमित नेटवर्क उपलब्ध कराने में भी सुविधा देती हैं। आगे बात किया जाए आरटीजीएस या एनईएफटी। आरटीजीएस में एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में धन का हस्तांतरण तुरंत हो जाता है। जैसे किसी भी जने को हमें पैसा भेजना है और वो बहुत जल्दी भेजना है, हमारे पास समय की कमी है, तो तुरंत ही पैसा भेज दिया जा सकता है। इसका भुगतान केवल 2 लाख रुपए तक ही किया जा सकता है। आगे बात करें एनईएफटी की, तो एनईएफटी में 2 लाख से ज़्यादा का कोष हस्तांतरण आरटीजीएस द्वारा किया जा सकता है, जबकि 2 लाख से कम के कोष का हस्तांतरण एनईएफटी द्वारा किया जा सकता है। बीमा की अगर बात की जाए, बीमा एक ऐसे प्रकार का अनुबंध है जिसके अंतर्गत एक पक्ष जो जिसे हम बीमाकर्ता कहते हैं, किसी दूसरे पक्षकार को प्रतिफल दैट इज़ बीमा प्रीमियम के बदले किसी घटना से सुरक्षित करने की का आश्वासन देती है। अगर बीमा योग हित की बात की जाए, इसका अर्थ है बीमा के अनुबंध को विश्व वस्तु या किसी भी आर्थिक हित होना, भीम योग्य हित होना या किसी भी बीमा अनुबंध को अनिवार्य पूर्ण शर्त है। बीमा की गई वस्तु व उसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि उस वस्तु के बने रहने व उसके लाभ होने व नष्ट होने से हानि होनी चाहिए व्यापारी को, तभी बीमा कंपनी उसका आपको पैसा देती है। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत जीवन बीमा के अतिरिक्त अन्य सभी बीमा पे लागू होता है। इस जीवन बीमा में लागू ना होने का कारण यह है कि जीवन बीमा की क्षति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। किसी भी व्यक्ति की उम्र कितनी लंबी चलेगी इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, अर्थात यह अनुबंध क्षति से सुरक्षित प्रदान करने के लिए किए जाते हैं। निकटतम कारण बीमाकर्ता पर हानि या दायित्व तभी आता है जब उसे हानि सबसे नज़दीकी कारण वह जोखिम हो सकती है, इसके लिए बीमा कराया जाता है। अंशदान, यदि कोई व्यक्ति अपनी वस्तु का एक से अधिक बीमा कंपनियों से बीमा कराता है तो इसका अभिप्राय ये कदापि नहीं है कि क्षति होने पर सभी बीमा कंपनियां पूरा पैसा दे देती हैं। जिस हिसाब से बीमा कराया जाता है उसके हिसाब से बीमा कंपनी आपका भुगतान करती है। हानि को कम करना, बीमा दरअसल इसलिए कराया जा सकता है ताकि भविष्य में अगर हमें कोई हानि होती है तो उसको कम किया जा सके। जीवन बीमा क्या होता है? ऐसा बीमा जो इंसान की मृत्यु के बाद उसके परिवार में किसी भी सदस्य को दी जा सकती है जिसका नाम पॉलिसी में लिखा होगा, लेकिन ये राशि दरअसल मृत्यु होने के बाद या फिर अवधि पूरी होने के बाद ही दी जाती है। अगर इनके प्रकारों की बात की जाए तो आता है संपूर्ण जीवन पॉलिसी। इसके अंतर्गत बीमाकृत राशि का भुगतान बीमित की मृत्यु से पहले नहीं किया जाता। इन बीमा पत्रों में प्रीमियम की दर बहुत कम होती है। जो भी बीमादारी उसकी मृत्यु होने के बाद ये पैसा दिया जाएगा। बंदोबस्त जीवन पॉलिसी, इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमाकृत बीमित को या उसके द्वारा मनोनीत अधिकारियों को एक निर्धारित उम्र तक पहुंचने पर या उसकी मृत्यु पर जो भी पहले हो उसके उल्लेख राशि अदा कर दी जाती है। या तो उस पॉलिसी का अवधि ख़त्म हो गई है या उस इंसान की मृत्यु हो गई है, दोनों में से जो पहले होगा उसके बाद उसकी जितने भी अमाउंट है इंश्योरेंस का, जितना भी पैसा है इंश्योरेंस का या बीमा का, वो आपको दे दिया जाएगा।
संयुक्त जीवन पॉलिसी, अगर इनकी बात की जाए तो ये पॉलिसी 2 या 2 से अधिक जीवन का बीमा एक साथ होता है। पॉलिसी की राशि उसमें से किसी भी मृत्यु के अंतर्जीव या फिर उत्तरजीवियों को दे दी जाती है। इसका मतलब जितने लोग जीवित हैं उनको वो पैसा दे दिया जाएगा। बाल बंदोबस्त पॉलिसी, ये पॉलिसी बच्चों की शिक्षा और विवाह पे खर्च के उद्देश्य की किया जाता है। बच्चों एक निर्धारित आयु तक पहुंच जाने पर बीमाकर्ता एक निश्चित राशि का भुगतान कर देता है। आगे बात की जाए तो आता है हमारा समुद्री बीमा। दरअसल ये बीमा बड़े बड़े जहाज़ों व उसमें आ रहे वस्तु या माल की सुरक्षा के लिए कराया जाता है। अगर समुद्र में वो माल डूब जाता है तो बीमा कंपनी उसका पूरा भुगतान कर देती है। आगे आता है स्वास्थ्य बीमा। ये लोगों की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अगर कोई भी बीमारी होती है, कोई भी रोग होता है तो उसके लिए ये इंश्योरेंस कराया जाता है और जितना भी खर्चा होता है वो बीमा कंपनी आपको प्रदान कर देती है। संचार की बात किया जाए तो एक महत्वपूर्ण सेवा है जो वास्तविकता में संगठनों तथा ग्राहकों के बीच कड़ी का कार्य करती है। जैसे डाक सेवाएं, जैसे कोई भी पार्सल, कोई भी मनी ऑर्डर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का। वित्तीय सेवाएं, इसका मतलब पैसा जमा करना, पैसा निकालना, पीपीएफ अकाउंट, आपने पेंशन अकाउंट सुना होगा, ये सारी सेवाएं प्रदान करना। दूर संचार सुविधाओं की अगर बात की जाए तो बात आती है सेलुलर फ़ोन की, जिसे हम मोबाइल फ़ोन भी बोलते हैं, जो हमारी बात को एक जने से दूसरी जने तक पहुंचाने का काम करती है। आगे आता है पेजर। पेजर एक ऐसा उपकरण होता था जिसमें संदेश प्राप्त किए जा सकते थे। इसमें कॉल करना पॉसिबल नहीं होता था, लेकिन संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा सकते थे। स्थायी लाइन सेवाएं, जैसे कि हमारे घर पे फ़ोन लगे होते हैं जिन्हें हम टेलीफोन बोलते हैं, ये एक तार के जरिए हमारे संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। केबल सेवाएं, ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से मनोरंजन, इंटरनेट चलाया जा सकता है। आपने देखा होगा जब भी आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो आपके पास एक मॉडेम भी मिलता है, वो आपके जो कंप्यूटर है या आपका लैपटॉप है उसमें इंटरनेट चलाने में सुविधा प्रदान करता है। अति लघु परपर्चर टर्मिनल सेवाएं, जैसे टेलीमीडिया, ऐसी चीज़ें जो मतलब आपके टीवी पे, दूरदर्शन पे चैनल लाने के लिए काम आती हैं, ऐसी चीज़ें अति अपर्चर टर्मिनल सेवाएं कहती हैं। डायरेक्ट टू होम सेवाएं, जैसे आज के युग की बात की जाए तो हम हमारी टीवी डीटीएच सेवाएं का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अन्य कंपनियां जैसे एयरटेल, वीडियोकॉन, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो हमें इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं। इससे हम बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मनोरंजन या टीवी देख सकते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप बार बार इस चैप्टर को देखिए ताकि आप अपने चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ। और हाँ, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आपकी पाठ्य पुस्तक आपके पास होनी चाहिए ताकि आप खुद के नोट्स बना सकें और चैप्टर को और अच्छी तरीके से समझ सकें। तो बच्चों, हम मिलेंगे हमारे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।